संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने भवानी प्रसाद मिश्र के जो गुजरात यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में द्वितीय सत्र में कविताएं हम पढ़ रहे हैं उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। मिश्र जी, वैसे तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ है। वे दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत विषयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। महात्मा गांधी जी के दर्शन से वे प्रभावित रहे और हिंदी काव्य जगत में गीत का अलबेला हस्ताक्षर के रूप में प्रसिद्धि पा चुके। 20 फरवरी 1985 को वे हमसे विदा लेकर चले गए। भवानी दादा ने सृजन की भावुकता और जीवन की व्यावहारिकता के बीच की पशोपेश को इस बेबाकी से अभिव्यक्त किया कि श्रोता और पाठक दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। गांधीवाद की ईमानदारी भवानी दादा के व्यक्तित्व का विशेष अंग थी। इसी ईमानदारी की साफ साफ अभिव्यक्ति आपके पहले संग्रह गीत फरोश में हुई है। प्रभावपूर्ण शैली, निष्कपट बेबाकी, सत्य का उद्घाटन की अदम्य क्षमता तथा काव्य की मर्यादा का अनुपालन, ये इस संग्रह की रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा सप्तक में वे कहते हैं, कभी कोई दर्शन, वाद या जिसे टैक्टिक कहते हैं मैंने नहीं सोचा। बहुत से ख्याल अलबत्ता मेरे हैं, मगर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के ख्याल भी तो वही है। भवानी दादा की रचनाओं में वे दादा के रूप में इसलिए जाने जाते थे क्योंकि अधिकतम वो मंच के कवि के रूप में प्रसिद्धि पा चुके हैं और उनकी कविताएं वो गा गा कर एक विशेष लहजे में मंच पर से सुनाते थे। इसीलिए लोगों ने उनको ये नाम दिया है भवानी दादा। भवानी दादा की रचनाओं में पाठक से संवाद करने की एक विशेष क्षमता है। सन 1972 में आपकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कारों के साथ साथ आपने भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त किया है। वे कहते हैं, सामने जो कुछ साफ है वह खूब साफ है और जो साफ नहीं है उसकी बात करने का अर्थ दूसरों के लिए एक उलझन की संभावना पैदा करने जैसा है। तो ये जो आम बात है, सामान्य लहजे की बात है, वो जब अपनी बात कविता में वो कहते हैं तब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनकी कविता में सहजता, स्वाभाविकता, मानव मात्र के कल्याण की भावना और आत्मविस्तार, ये उनकी कविताओं की एक विशेष लाक्षणिकताएं रही है और यही बात वो अन्य कवियों से भी करने के लिए कहते हैं। उनकी अनेक रचनाएं हमारे सामने हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दीन, संप्रति और नीली रेखा तक आदि कुल 22 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त आपने संस्मरण, निबंध तथा बाल साहित्य की रचना भी की है। गुजरात विश्वविद्यालय, मैंने पहले बताया आप लोगों को मित्रों कि गुजरात विश्वविद्यालय के 17/2 के हिंदी पाठ्यक्रम में कविश्री मिश्र जी को विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि उनके काव्यों का स्वर प्रमुख रूप से मानवीय, राष्ट्रीय और सामाजिक रहा है और कल्याण को वे समग्रता से जोड़ते हैं। यहाँ मैंने कविता को न्याय देने का उपक्रम किया है।
अभ्यास क्रम में उनकी 4 कविताएं हैं, सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल और मज़ा तब है। सन्नाटा, आपके सामने मैंने उनकी कुछ विशेष लाक्षणिक बातें रखी है, लेकिन आपके पास वो कविता है, देखिए। तो पहले अपना नाम बता दूँ तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूँ तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूँ तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। सन्नाटा जिसकी अपनी एक विशेषता है, और हम मानते हैं कि सन्नाटा माने शांति, लेकिन शांति नहीं। जहाँ शांति है, अगर पद्य है तो लय है, तो गद्य में भी लय है। ठीक उसी प्रकार सन्नाटा है तो शांति है, लेकिन उसमें एक विशेष लय जो है वो हमें सुनने को मिलता है। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वह शायद है मेढक हूँ, वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। यह सरसर यह खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ। देखिए, खुद कवि कहते हैं कि मैं जो है सन्नाटे के अंतर्गत फी एक चहल पहल है, उसके अंदर भी एक लय है। ये खड़खड़, ये सरसर, ये पत्तों की झंझनाहट, ये सारी चीज़ें सन्नाटे की विशेषता लेकर हमारे सामने आते हैं। मैं सुन में रहता हूँ ऐसा सुना, जहाँ घास उगा रहता है ऊना ऊना। ऊना ऊना माने एकदम एक वैंत के जितना हम कह सकते हैं, जिसकी बहुत छोटी ऊंचाई है। और झाड़ कुछ इमली के पीपल के अंधकार जिनसे होता है दूना, क्योंकि वो घने होते हैं, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश की किरणों को पहुँचना है। अगर उन्हें ज़मीन का स्पर्श करने के लिए उसमें से गुजर कर जाना है तो भी उनके लिए मुश्किल है। ऐसे घने जंगल की बात, यहाँ पर सन्नाटे की बात कवि करते हैं। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर, भू पर कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। अब देखिए, इसके पूर्व तक का जो स्टांजा रहा, जो पद है, वहाँ तक कविता का एक पूर्वार्ध हमने देखा, जहाँ पर सन्नाटा अपना आत्म परिचय, अपने स्थान की विशेषताएं और उनकी अपनी लय की बात करता है। लेकिन आगे उसके साथ सन्नाटे के साथ, या सन्नाटे जिसे हम खंडहर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी कई सारी जनश्रुतियाँ फैली हुई पड़ी हुई हमें मिलती है। और वही जनश्रुतियाँ इतिहास को और समृद्ध करती है। यही जनश्रुतियों की बात कवि उत्तरार्ध में करते हैं। तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं। पहले ये खंडहर था, वहाँ आबादी थी, राजमहल था, लोग जीते थे और जीवन भी उनका कई सारी अपनी चहल पहल और उर्मियों उर्मियों के साथ लगा हुआ था। लेकिन आज यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी, उसकी केवल एक यही नादानी। एक रानी थी, राजमहल था, भरा पूरा वातावरण था, और एक राजा की कई रानियां हैं, ये इतिहास हमें कई जगहों पर बताता है। तो ऐसी स्थिति में वो रानी कहीं किसी एक ऐसा पात्र जो कलाकार था, जिसके जीवन में संगीत ही जीवन था, उस व्यक्ति पर वो जान रानी छिड़कती थी। यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, यह घाट नदी का अब जो फूट गया है। कभी वहाँ भ्रमण करते हुए जो परिवेश और जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो हमारे सामने शब्दों के माध्यम से चित्र बनाते हुए रखते हैं। वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है, अब वो नहीं रहा, आज वो नहीं है। समय के अंतराल ने, काल के गर्भ ने बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया है।
शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दोहराती, तब पागल आता और बजाता बंसी। पागल आके क्या करता था? बंसी बजाता था। उनके सुरों ने रानी के हृदय को जकड़ के रखा था, बांध के रखा था। और उन्हीं संगीत के माध्यम से, चाहे कितनी भी दूरी है, लेकिन संगीत है वो ऐसी कला है जो कहीं पर से हवा के साथ गुनगुनाती हुई सुरों में लोगों को जकड़ लेती है। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुपकर गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खींच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। यह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांजों का लेखा। अब देखिए, तत्कालीन समय के साथ भी अगर हम देखें तो रानी की स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। सांजों का हिसाब मांगने का अधिकार राजा का है। रानी हिसाब दे न दे वो बात की बात है, लेकिन मांगने का अधिकार तो वो रखता है। पर क्या वो किस तरह से हिसाब दे सकती है? रानी बोली, पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे भुला दो, मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। गहरी नींद में सोने की बात है और अपनी आत्मीयता, व्यक्ति वहाँ पर गौण है, लेकिन उसकी संगीत, उसकी कला, उसके गीत, उसके सुर, जिसमें वो पूरी तरह डूब चुकी है, इसीलिए वो राजा तक को वो कह देती है कि आप मुझे भुला दीजिए, मैं अब ये स्थिति में जीना नहीं चाहती। उस पागल को बुलाकर बंसी बजवाओ और उसी में मैं लीन होके तृप्त हो जाना चाहती हूँ। वह राजा था, हाँ, कोई खेल नहीं था, ऐसे जवाब से उसका मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे उसके इस बड़े किले में कोई झेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं जूली थी। बाद में जब कवि उस सन्नाटे के तहत जब भ्रमण करते हैं तो जो सूली देखते हैं तो उन्हें ये इतिहास के साथ वर्तमान को जोड़ने की बात करते हैं। हाँ, पागल की भी यही रानी की, राजा हंसकर बोला रानी भूली थी। रानी ने गलती की है, दोनों को यहाँ फांसी दी गई, दोनों को जिंदा चुनवा दिया। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना, हर जगह गुंजता था पागल का गाना। चाहे दोनों को उन्हें फांसी दे दी, जड़ लिया, लेकिन राजा को उसके बाद चैन नहीं आया। क्यों? उसका कारण एक ही था कि उनको चारों ओर वो संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो पागल अपनी बंसी के माध्यम से रानी को आकृष्ट कर रहा था। हालांकि वहाँ पर दो आत्माओं का मिलन है और कलात्मकता ऐसी होती है जो किसी को कहीं भी कहीं से जोड़ सकती है। ये तंतु ही इतना कोमल होता है कि उस कला के माध्यम से व्यक्ति कहीं पर भी जुड़ सकता है। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे कमरे रीते रीते, माने खाली रह गए कमरे। आज वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, केवल सन्नाटा है और खंडहर नुमा वह इमारत है। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। मन जीते अर्थात मनमानी। हमारे मन में जो आता है यहाँ सन्नाटे में, खंडहर में आकर बैठते हैं और अच्छी तरह से अपने मन की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करते हैं। क्योंकि कई बार परिवार में, समाज में मनुष्य चाहे तो भी अपनी मनमानी की पूर्ति नहीं कर सकता, तो ये सन्नाटा भी उसका एक बहुत बड़ा गहरा आधार है। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर अनजान का एक सकता सा छा जाता है। जब ये मधुर ध्वनि और सुर सुनाई देने लगते हैं तब एकदम वातावरण शांत हो जाता है और यहाँ तक कि इस सन्नाटे में रहने वाले जीव जो है, उल्लू है, सांप है, गिरगिट है, मानो उसके ऊपर एक मुहांद वातावरण उत्पन्न होता है। और इस तरह से ये सन्नाटा कविता का मुख्य जो है, मैं मिश्र जी की प्रेम की कविताओं में ये सन्नाटा जो है उत्तम कविता है। अपनी रोचक कथात्मकता और कुतूहल के कारण विशिष्ट भी है। इसमें एक रानी का एक पात्र वंशी वादक से प्रेम की मनोरम कहानी है, जिसमें राजा की आज्ञा से दोनों को फांसी दे दी जाती है। इस कविता की अभिव्यक्ति अनूठी है।
यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी। वही बात जो हमने सन्नाटा कविता के माध्यम से देखी। इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी, वह किसी एक पागल पर जान दिए थी, उसकी केवल एक यही नादानी। रानी है, राजमहल में जीवन व्यतीत करती है, क्या वो नादानी नहीं कर सकती? आखिरकार वह भी संवेदनशील है, वह भी एक मनुष्य है, बाद में वह रानी है। और इसीलिए संवेदना, उर्मियाँ, तमन्नाएं मनुष्य की अपनी होती है और जन्मगत होती है, और इसीलिए मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ कोशिशें करता रहता है। मूल रूप में यह कविता 2 भागों में विभाजित है। प्रथम खंड सन्नाटे की आत्मकथा के माध्यम से भयानक परिवेश का वर्णन है। उत्तरार्ध में रानी और कलाकार के उदात्त प्रणय का चित्रण है। सन्नाटा जीवंत रूप में पाठकों को आत्म परिचय देता है, अपना नाम और काम बताता है। ये कविता के माध्यम से हमने पढ़ा है, इसलिए मैं इन पंक्तियों को छोड़ती हुई, कवि का सन्नाटा कहता है कि दोनों दीवानों की मृत्यु के बाद भी राजा को चैन नहीं मिला। चौतरफ पागल प्रेमी की गूंज सुनाई देती थी और रानी का ताना भी, तुम भी अपने शेष जीवन में हमेशा दुखी और व्याकुल रहोगे। इसमें कवि की भाषा शैली में अकृत्रिम सादगी, देखिए कृत्रिमता है तो उसमें बहुत कुछ देख दिखाव आ जाता है। शब्द की, लय की, भाषा की ये कृत्रिमता आ जाती है। लेकिन भवानी प्रसाद या भवानी दादा जिसे हम जानते हैं पूरे हिंदी साहित्य में, वो तो मंच के कवि के रूप में और गाकर अपनी लय में वो कविताएं सुनाते थे। सादगी, उन्होंने पहले भी अपने उसमें कहा है कि मैं जो साफ साफ हमारे सामने दिखता है वही शब्दों के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। मैं अन्य लोगों की तरह बहुत सारी चिकनी चुपड़ी और आलंकारिक बातें आपके सामने रखना नहीं चाहता। सादगी, सरलता, स्पष्टता और निजत्व है। उन्हें वर्ड्सवर्थ की वह बात बहुत अच्छी लगी थी कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल के करीब हो। बेशक इनकी कविताएं चित्रात्मकता और बिंबात्मकता से अछूती नहीं हैं। सन्नाटे को प्रतीकात्मकता से आवृत रखा है। हमारे पाठ्यक्रम की